हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिंद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के महान्यायवादी के बारे में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के महान्यायवादी। तो अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद की व्यवस्था की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 76 में जो है महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है, वह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। ठीक है, जो सर्वोच्च कानून अधिकारी है देश का, वो महान्यायवादी को बोला जाता है। फिर महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। ठीक है, महान्यायवादी जो होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। फिर उसके आगे उनमें वो यहाँ पे वो हो जाएगा, उनमें वो योग्यताएं का होना आवश्यक है जो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए होती है। ठीक है, तो अगर आपने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का देखा होगा मेरा लेक्चर, तो उसमें मैंने बताया था कि जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी क्या योग्यताएं होती हैं न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए। ठीक, तो वही जो योग्यताएं हैं इनमें भी होनी चाहिए। फिर आगे देखते हैं। वैसे मैं आपको फिर बता दूं, अगर ध्यान नहीं आ रहा होगा, तो जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यताएं होती हैं वो 5 वर्षों तक वकील होना चाहिए किसी भी हाई कोर्ट में, ठीक, उच्च न्यायालय में। और 10 वर्षों तक किसी भी 5 वर्षों तक वो जो है अधिवक्ता होना चाहिए, जज होने चाहिए किसी भी कोर्ट में, किसी भी उच्च न्यायालय में। और जो 10 वर्षों तक है वो किसी भी हाई कोर्ट में जो है अधिवक्ता होना चाहिए। ठीक, और जो तीसरा पॉइंट है वह है कि राष्ट्रपति के नज़र में वो सबसे बड़ा न्यायवादी होने चाहिए। ठीक, तो यही योग्यताएं जो है महान्यायवादी में होने चाहिए। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है, महान्यायवादी के कार्यकाल को संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया है। ठीक, संविधान में, हमारे संविधान में जो है वो इनके कार्यकाल के बारे में नहीं बताया गया है कि ये कितने सालों तक कार्य करेंगे। फिर अगला पॉइंट आता है, संविधान में उनको हटाने को लेकर कोई मूल व्यवस्था नहीं की गई है। ठीक है, संविधान में इनको हटाने के लिए भी कोई मूल व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन ये जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर काम करते हैं। अगर इनको राष्ट्रपति चाहें तो हटा सकते हैं। वह राष्ट्रपति को कभी भी अपना त्यागपत्र सौंपकर पदमुक्त हो सकते हैं। ठीक, अपना त्यागपत्र जो है वो राष्ट्रपति को कभी भी सौंप दे सकते हैं और अपने पद से मुक्ति पा सकते हैं। परंपरागत, यहाँ पे गत होगा, परंपरागत है कि जब सरकार यानी मंत्रिपरिषद, जो मंत्रिपरिषद होती है, सरकार होती है, जो सेंटर की गवर्नमेंट है, अगर वो त्यागपत्र दे दे या मंत्रिपरिषद जो है पूरी त्यागपत्र दे दे या उसे बदल दिया जाए, तो उस त्यागपत्र देना, तो उसे जो है यानी महान्यायवादी को भी त्यागपत्र देना होगा, क्योंकि उसकी जो नियुक्ति होती है सरकार की सिफारिश पे ही होती है। यानी जो मंत्रिपरिषद होती है वही जो है राष्ट्रपति को बोलते हैं कि इस व्यक्ति को है महान्यायवादी नियुक्त किया जाए। ठीक, तो यानी इसका मतलब यही हुआ कि सरकार की सिफारिश पे उसका नियुक्ति किया जाता है। तो अगर मंत्रिपरिषद ही भंग की हो जाती है या फिर मंत्रिपरिषद जो है विफल हो जाती है या फिर उसको हटा दिया जाता है, सरकार खत्म हो जाती है, तो उस टाइम महान्यायवादी को भी अपना त्यागपत्र देना होगा। ठीक, तो आगे देख लेते हैं। कार्य एवं शक्तियाँ, महान्यायवादी के कौन कौन से कार्य होते हैं और क्या शक्तियाँ होती हैं उसके पास। तो भारत सरकार को विधि संबंधित ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा दिया गया हो। ठीक, यानी इसका मतलब ये हुआ कि
कोई ऐसी सलाह है जो राष्ट्रपति ने बताया है सरकार को बताने के लिए, तो वो सरकार को बताएगा। भारत सरकार को विधि संबंधित, ठीक, विधि संबंधित किसी भी विषय पर जो राष्ट्रपति बोलेंगे वो जाके ये सरकार को बताएंगे उसके बारे में। फिर आगे आता है विधिक स्वरूप ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करें जो राष्ट्रपति द्वारा दिए गए हों। जो राष्ट्रपति उनको कर्तव्यों का पालन करने को बोलेंगे उनको विधि स्वरूप ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो राष्ट्रपति उनको सौंपेंगे या बोलेंगे। फिर अगला पॉइंट आता है संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा, ठीक, संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कृतियों का निर्वहन करना, ठीक। अगला पॉइंट है वह भारत सरकार के संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होता है, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि कोई केस है जो भारत सरकार के अधीन है, तो भारत सरकार की तरफ से वह उच्चतम न्यायालय में जो है उस केस को लड़ेगा, ठीक। यानी भारत सरकार की तरफ से वो उसका वकालत करेगा उच्चतम न्यायालय में। फिर अगला पॉइंट आता है संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना, ठीक। ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार के प्रतिनिधित्व करना है। कौन से आर्टिकल में आता है? 143 में, ठीक। फिर अगला पॉइंट आता है भारत सरकार से संबंधित किसी मामलों में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार। जो भारत सरकार के अधीन जो कोई भी वो मामला होगा, संबंधित भारत सरकार से संबंधित मामला होगा, उसकी भी सुनवाई जो है वो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में सुनवाई करने का उसको अधिकार है। वह हाई कोर्ट में भी उसकी सुनवाई कर सकते हैं जो भारत सरकार संबंधित मामलों में, अगर भारत सरकार के संबंधित मामला है वो, तो ठीक। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है भारत सरकार के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार होगा, ठीक। इसका मतलब ये हुआ भारत सरकार के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में, चाहे वो कोई भी अदालत हो, कोर्ट हो, उसमें महान्यायवादी को जो है सुनवाई करने का पूरा अधिकार होगा, क्योंकि वो भारत सरकार के संबंधित कार्य करते हैं। भारत सरकार के संबंधित जो भी मामले होते हैं उसकी सुनवाई करते हैं और किसी भी अदालत में उनको सुनवाई करने का अधिकार है। फिर अगला पॉइंट आता है इसके अतिरिक्त संसद के दोनों सदनों में बोलने या कार्रवाई में भाग लेने का भी अधिकार होगा, ठीक। या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मताधिकार के बगैर, मतलब जो इसके अतिरिक्त इसका मतलब ये हुआ कि संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा या राज्यसभा में, वो बैठ सकते हैं और बोल भी सकते हैं। बोलने या कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होगा, ठीक है। दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में उनको बैठने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन वह मत नहीं दे सकते हैं। जब मताधिकार का बात आती है तो मत नहीं देते हैं, वोट नहीं देते हैं, ठीक। लेकिन उनको बाकी सब बोलने का, कार्रवाई में भाग लेने का या फिर संयुक्त बैठक में बैठने का अधिकार है, लेकिन उनको मत कर देने का यानी वोट देने का अधिकार नहीं होगा संसद में, ठीक। इसमें ये जो हमारे महान्यायवादी होते हैं वो जो है संसद के ही एक सदस्य माने जाते हैं, इसलिए उनको उसमें बोलने या कार्रवाई में भाग लेने या बैठने का अधिकार होता है, लेकिन वो मत नहीं देते हैं, यानी अपना वोट नहीं देते हैं। तो ये तो हो गए महान्यायवादी के बारे में। महान्यायवादी जो होते हैं वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, ठीक। और उसी तरह एक महाधिवक्ता भी होते हैं, एडवोकेट जनरल, ये होते हैं एडवोकेट जनरल।
महाधिवक्ता ये राज्य के लिए होते हैं, ये राज्यों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो इनके बारे में देख लेते हैं। अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था दी गई है। ठीक, इनके महाधिवक्ता के बारे में जो है 165 में बताया गया है, अनुच्छेद 165 में। फिर आगे देखते हैं, वह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। ठीक है, जो महाधिवक्ता होते हैं वह राज्य के सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं। जो महान्यायवादी होते हैं वह स्टेट के हैं। ठीक, और ये जो हैं ये राज्य के हैं। फिर अगला पॉइंट आता है, अधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। क्योंकि ये राज्य के लिए बने होते हैं महाधिवक्ता, तो जो राज्य के राज्यपाल होते हैं उनके द्वारा नियुक्त होते हैं। लेकिन वो जो है सेंटर के लिए बने हैं, तो इसलिए वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। फिर अगला पॉइंट आता है, उस व्यक्ति में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, मैंने उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ाया था, तो अगर आपको याद होगा तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको उनकी योग्यताएं क्या क्या होती हैं। वह 10 वर्षों तक जो है किसी भी हाई कोर्ट में वकालत किए हों। वकालत यानी वकील रहे हों, और 10 वर्षों तक जो है वह जज भी रहे हों, और तीसरा होता है कि वह जो हमारे राज्यपाल होते हैं उनकी नज़र में वह बड़े से बड़े मतलब सबसे बड़े जो है न्यायवादी होते हैं, मतलब कानून के उनको जानकारी होनी चाहिए। तो ये तीनों योग्यताएं इनमें होनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश में होनी चाहिए और अधिवक्ता में भी होनी चाहिए, महाधिवक्ता में। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। संविधान में उसे हटाने की व्यवस्था का वर्णन नहीं किया गया है। ठीक, इनको भी संविधान में हटाने का कोई व्यवस्था या फिर कोई नियम नहीं बनाया गया है। वह अपना त्यागपत्र जो है राज्यपाल को सौंप सकते हैं और उनमें पद से मुक्ति पा सकते हैं। जो हमारे महान्यायवादी होते हैं वो जो है राष्ट्रपति को सौंपते हैं, और ये जो है हमारे राज्यपाल को सौंपते हैं। ठीक है, महाधिवक्ता जो है राज्यपाल को सौंपते हैं। फिर अगला पॉइंट आता है, वह त्यागपत्र तब यहाँ पे तब होगा, तब तक देता है जब सरकार या फिर मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देती है या पुनर्स्थापित होती है, क्योंकि उसकी नियुक्ति सरकार की सलाह पर होती है। ठीक है, जैसे महान्यायवादी का भी है, उसी तरह महाधिवक्ता के भी बारे में है कि वह अपना त्यागपत्र तभी देते हैं जब सरकार या फिर मंत्रिपरिषद विफल हो जाती है, या फिर उसको बर्खास्त कर दिया जाता है, या फिर सरकार जो है हट जाती है, बदल जाती है। तो उस समय महान्यायवादी को या महाधिवक्ता को अपना त्यागपत्र देना होगा। फिर देख लेते हैं कार्य एवं शक्तियाँ। महाधिवक्ता की कार्य और शक्तियाँ क्या क्या होती हैं। वह सरकार को विधि संबंधित ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा दिए गए हों। एकदम सेम पॉइंट वही है जो महान्यायवादी के बारे में बताया गया है, वही एकदम सेम पॉइंट महाधिवक्ता में भी है। ये भी सरकार को बताते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं। राष्ट्रपति बोलते हैं तो सरकार को वो है इस कोई विधि संबंधित जो है राज्य सरकार को सलाह देते हैं या बताते हैं विषयों पे। फिर विधिक स्वरूप ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करते हैं जो राज्यपाल द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, जो राज्यपाल किसी भी चीज़ का बोलेंगे तो उसको कर्तव्यों का वो पालन करेंगे। फिर अगला पॉइंट आता है संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कृतियों का निर्वहन करना। फिर अपने कार्य संबंधी कर्तव्यों के तहत उसे राज्य के किसी भी न्यायालय के समक्ष सुनवाई करने का अधिकार होगा। और जो हमारे महान्यायवादी हैं
उनको भी जो है राज्य के किसी भी या उच्च न्यायालय या किसी भी उच्चतम न्यायालय या फिर किसी भी उच्च न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार होगा। फिर अगला पॉइंट आता है इसके अतिरिक्त उसे विधानमंडल के दोनों सदनों में संबंधित समिति अथवा उस सभा में जहां के लिए वह अधिकृत है बिना मत दिए, बिना वोट दिए बोलने या भाग लेने का अधिकार होगा। ठीक है, जो विधानमंडल होती है उसके दोनों सदनों, ठीक है, दोनों सदनों में उनको बोलने या भाग लेने का अधिकार होगा, लेकिन अपना जो है वोट नहीं दे सकते। जैसे महाधिवक्ता हमारे महान्यायवादी के बारे में है, वो जो है संसद के दोनों सदनों में बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, भाग ले सकते हैं, लेकिन अपना वोट नहीं दे सकते। उसी तरह इनके बारे में भी है, विधानमंडल के दोनों सदनों में ये बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, भाग ले सकते हैं, लेकिन अपना मत नहीं दे सकते। ठीक, उसे वे सभी विशेष अधिकार एवं शक्तियाँ मिलती हैं जो विधानमंडल के किसी भी सदस्य को मिलती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो विधानमंडल के सदस्य होते हैं, ठीक है, उनको उन्हीं के तरह इनको भी सब विशेष अधिकार दिए गए हैं, क्योंकि ये भी एक जो है विधानमंडल के ही सदस्य माने जाते हैं। तो बस दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की जो क्लास है महान्यायवादी और महाधिवक्ता के बारे में वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से नए हैं और अभी तक नहीं जुड़े हैं तो बिंद एकेडमी को हमारे चैनल जो है, हमारा जो चैनल है बिंद एकेडमी, बिंद एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी कमेंट हो या फिर सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए और हमसे बने रहिए। हमारे क्लास से जुड़िए, हमारी जो बिंद एकेडमी है इससे जुड़े रहिए। हम आपके लिए और भी क्लास लाने वाले हैं। धन्यवाद।